नया चैप्टर स्टार्ट किया था, दैट वाज इम्प्लीमेंटिंग डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़। हम इसमें डिस्कस कर रहे थे कि डिफरेंट मैनेजमेंट इश्यूज़ जो कि इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पे मैनेजमेंट को देखने पड़ते हैं। ठीक है, तो उसमें हमने कुछ पॉइंट्स पे डिस्कशन हमने लास्ट लेक्चर में की थी, उसी को हम कंटिन्यू करते हैं कि हाउ इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रैटेजीज़ इज़ गोइंग टू अफेक्ट योर बिजनेस, या कौन से डिफरेंट कंसर्न्स हैं जो बिज़नेस को देखने पड़ते हैं। जब बिजनेस इम्प्लीमेंट किसी स्ट्रैटेजी की इम्प्लीमेंटेशन करने लगता है तो समटाइम्स इट हैज़ टू गो थ्रू रीस्ट्रक्चरिंग, री इंजीनियरिंग और ई इंजीनियरिंग। अब ये टर्म्स क्या है? रीस्ट्रक्चरिंग, री इंजीनियरिंग एंड ई इंजीनियरिंग। रीस्ट्रक्चरिंग बेसिकली मीन्स रिड्यूसिंग द साइज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली जो रीस्ट्रक्चरिंग है ये बिजनेस का वो एरिया है जो कि डील करता है कि जब बिज़नेस अपनी कोई नई स्ट्रैटेजी बनाता है, कोई नई स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंट करने लगता है, तो समटाइम्स ऐसा होता है कि दैट रीस्ट्रक्चरिंग रिक्वायर्स बिजनेस टू रिड्यूस इट्स कॉस्ट। बिज़नेस का बेसिक कंसर्न होता है कि अपनी कॉस्ट को किसी तरह कट डाउन किया जा सके ताकि बिज़नेस का साइज़ थोड़ा, जब कॉस्ट कम होगी बिज़नेस का, और उस कॉस्ट को डिक्रीज़ करने के लिए जो जितनी कॉस्ट सेविंग होगी इट कैन बी यूज फॉर इम्प्लीमेंटिंग योर डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़। ठीक है, तो रीस्ट्रक्चरिंग जो है वो बेसिकली डील करता है विद रिड्यूसिंग द साइज ऑफ द बिज़नेस, और इस साइज रिडक्शन से जो बेसिक बेनिफिट बिजनेस लेना चाह रहा होता है दैट इज़ इंक्रीजिंग इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। जो बेसिक एम होता है ऑब्जेक्टिव का इस साइज़ को कम करने से वो होता है कि किसी तरह बिजनेस की एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस इंक्रीज़ कर दी जा सके। देखो, एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होगी जिसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं, उनको मैनेज करने के लिए जहां बिजनेस को ज़्यादा एक्स्ट्रा कॉस्ट लगानी पड़ेगी, ये जो मैनेजमेंट है ऑफ अ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, इट बिकम एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट। फॉर एग्जांपल मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हैं आपके, तो मैनेजमेंट जो टॉप मैनेजमेंट है वो इट कैन फोकस ऑनली फ्यू डिपार्टमेंट्स एट अ टाइम जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते होंगे। जैसे लेट्स सपोज फाइनेंस डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, लेकिन इसके अलावा हमने अगर और माइनर कुछ डिपार्टमेंट्स भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में रखे हुए हैं तो मैनेजमेंट का फोकस उनसे हट जाता है। अब ये जो डिपार्टमेंट्स हैं ऑल्दो दे आर ऑफ माइनर नेचर, लेकिन समटाइम्स इनको इग्नोर करने की वजह से, इनके ऊपर इतना फोकस नहीं करने की वजह से हमारी बिजनेस की बाकी एक्टिविटीज़ भी इफ़ेक्ट हो रही होती हैं। तो इट इज़ बेटर टू रीस्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन। एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। लेट्स सपोज हमारा प्रोडक्शन का बिजनेस है और हमने अपनी प्रोडक्शन के लिए प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट अलग से रखा हुआ है। प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट का काम होता है कि वो मार्केट का सर्वे वगैरह करके देखते हैं कि हमने कहाँ से कौन सा मटेरियल परचेज करना है। उनका बेसिक कंसर्न होता है टू अरेंज और टू प्रोक्योर डिफरेंट रिसोर्सेज विच आर गोइंग टू फैसिलिटेट द प्रोडक्शन प्रोसेस। अब मेन फंक्शन तो काम है प्रोडक्शन का। लेट्स सपोज मैनेजमेंट ने कहा कि जी प्रोडक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बिजनेस, क्वालिटी ऑफ आवर प्रोडक्ट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बिजनेस, तो उनका सारा फोकस था प्रोडक्शन पे, प्रोडक्शन प्रोसेस पे, कि प्रोडक्शन सही होनी चाहिए, लाइक कोई मसला नहीं होना चाहिए, एरर्स कम से कम होने चाहिए, डिफेक्ट्स कम से कम आउटकम में होने चाहिए। उनका सारा फोकस था प्रोडक्शन पे, लेकिन उन्होंने एक चीज़ को इग्नोर कर दिया कि प्रोक्योरमेंट, ऑल्दो इट इज़ नॉट अ वेरी लाइक मेजर काम नहीं है प्रोडक्शन में, सिर्फ मटेरियल वगैरह को परचेज करना है, लेकिन अगर मैनेजमेंट का फोकस प्रोक्योरमेंट से हट जाए तो फिर क्या होगा? उसका नुकसान ये होगा कि प्रोक्योरमेंट वाले अगर प्रॉपर मटेरियल परचेज नहीं करते, उसमें कोई मसला होता है, तो दैट ineffective material is going to affect the quality of your final product। तो अब अगर एक मैनेजमेंट बिजनेस ये सोचता है कि जी इंस्टेड ऑफ माई डिवाइडिंग माई फोकस ऑन टू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, में क्या करता हूँ, इन दोनों डिपार्टमेंट्स को कंबाइन कर देता हूँ। ठीक है, इन दोनों डिपार्टमेंट्स को कंबाइन कर दूंगा। अब इन दोनों को कंबाइन करने से क्या होगा कि अब ऑर्गेनाइजेशन का फोकस सिर्फ एक तरफ रहेगा। जो प्रोडक्शन करेंगे उन्होंने ही प्रोक्योरमेंट भी करनी, उन्होंने ही मटेरियल ख़रीदना है, तो प्रोडक्शन वाले अपनी नीड्स, अपनी ज़रूरत के मुताबिक मटेरियल परचेज करेंगे, उसको यूज़ करके क्वालिटी प्रोडक्ट बनाएंगे। इन द अर्लियर केस जहाँ पे दोनों डिपार्टमेंट्स अलग अलग थे, वहाँ पे दोनों में कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा हो सकते हैं, किसी के ऊपर ब्लेम डाल सकते हैं। प्रोडक्शन वाले कहेंगे हमें मटेरियल अच्छा नहीं दिया, मटेरियल वाले कहेंगे कि जी मटेरियल ठीक था, प्रोडक्शन वालों ने सही काम नहीं किया, इसलिए फाइनल आउटकम जो है वो अच्छा नहीं निकला। तो इस किस्म के मसलों से बचने के लिए क्या बेहतर होता है? रीस्ट्रक्चरिंग। यहाँ तक बात समझ में आती है?
रीस्ट्रक्चरिंग करने के 3 तरीके हमारे पास होते हैं। एक है जी डाउन साइजिंग, फिर है जी राइट साइजिंग एंड डी लेयरिंग। अब डाउन साइजिंग में क्या होता है? डाउन साइजिंग इज बेसिकली कंसर्न विद रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ योर एम्प्लॉयज़। जहाँ पे आप एम्प्लॉय कट डाउन करते हो इसको हम कहते हैं डाउन साइजिंग। आपने अक्सर सुना होगा कि कोई बिजनेस है वो डाउन साइजिंग कर रहा है, तो वो अपने एक्स्ट्रा एम्प्लॉयज़ को, ऐसे एम्प्लॉयज़ को जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कोई और फुलफ़िल कर सकता है, तो बिज़नेस क्या करता है? डाउन साइज करता है और उन स्पेसिफिक पोस्ट को ही बेसिकली ख़त्म कर रहा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें सबसे पहले टॉप मैनेजमेंट है, डिपार्टमेंटल मैनेजर्स होते हैं, फिर उसके बाद सुपरवाइजर्स होते हैं, लाइन मैनेजर्स होते हैं। तो लेट्स सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन को लगता है कि जी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो सुपरवाइजर या लाइन मैनेजर है इसका इतना काम नहीं है, जो डिपार्टमेंट का मैनेजर है ही शुड लुक एट द वर्कर्स हिमसेल्फ। तो यहाँ पे क्या होगा कि बीच में से जो एक मैनेजर की पोजीशन थी, लाइन मैनेजर की पोजीशन थी, उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। इस किस्म की एक्टिविटी को कहते हैं डाउन साइजिंग। तो इससे क्या होता है? नंबर ऑफ जो एम्प्लॉयज़ हैं वो कट डाउन हो जाते हैं। राइट साइजिंग में क्या होता है? राइट साइजिंग बेसिकली इन्वॉल्व्स शिफ्टिंग योर एम्प्लॉयज़। ठीक है, एक डिपार्टमेंट में ज़्यादा एम्प्लॉयज़ थे तो उनको वहाँ से निकाल के किसी ऐसी पोजीशन पे डाल देते हैं जहाँ पे ज़रूरत होती है एम्प्लॉयज़ की। तो इससे फ़ायदा ये होता है कि एक तो जो आपको एक्स्ट्रा और कहीं पे वर्कर्स चाहिए होते हैं वो आपको बाहर से हायर नहीं करने पड़ते, आपके ऊपर एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं आती है। दूसरा, जो आपके एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं वो ऑर्गेनाइजेशन में ही रहते हैं, तो जो नेगेटिव इमेज बन रहा होता है ऑर्गेनाइजेशन का ड्यू टू डाउन साइजिंग और राइट साइजिंग में नहीं होता। फिर होता है डी लेयरिंग। डी लेयरिंग में क्या होता है कि जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन अपने साइज को रिड्यूस करे बाय डी लेयरिंग, किसी एक लेवल के तमाम एम्प्लॉयज़ को ख़त्म कर दिया जाए। जैसा अभी मैंने आपको एग्जांपल दी थी ना कि एक डिपार्टमेंट है, उसमें एक ऑर्गेनाइजेशन के मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हैं, हर डिपार्टमेंट में लाइन मैनेजर है, तो इस लाइन मैनेजर की पूरी लेयर को ही ख़त्म कर दें, हर डिपार्टमेंट में से लाइन मैनेजर को की पोजीशन को ख़त्म कर दिया जाए। इसको हम कहते हैं डी लेयरिंग। ठीक है, these methods involve respectively reducing the number of employees, number of divisions and number of hierarchical levels in a firm's organizational structure. Reducing the size of an organization is intended to improve its efficiency and effectiveness. ये मैं आपको बता चुकी हूँ। फिर सेकेंड चीज़ होती है री इंजीनियरिंग। अब हाउ री इंजीनियरिंग इज़ डिफरेंट फ्रॉम रीस्ट्रक्चरिंग। रीस्ट्रक्चरिंग में तो होता है कि आप ऑर्गेनाइजेशन में से अपना ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को चेंज कर रहे होते हैं ना, क्योंकि अगर आपने एम्प्लॉयज़ कट डाउन कर लिया, मतलब कोई पोजीशन ख़त्म कर ली, आपने एक पूरी लेयर हायरार्की में से एक लेयर ऑफ पोजीशन को ख़त्म कर दिया, या आपने शिफ्ट कर दिया डिपार्टमेंट्स को, कि लोगों को इससे पूरा ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर चेंज होता है। लेकिन जो री इंजीनियरिंग है, इट बेसिकली इन्वॉल्व्स रीकन्फिगरिंग और रीडिज़ाइनिंग वर्क, जॉब एंड प्रोसेसेस फॉर द पर्पस ऑफ इम्प्रूव्ड कॉस्ट, क्वालिटी, सर्विस एंड स्पीड। बेसिकली इसमें होता यह है कि आप जो है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में चेंज इस तरह से ला रहे होते हो कि आप लोगों की काम को, लोगों की जॉब को, उनके जिस प्रोसेस, जिस तरीके से वो काम कर रहे होते हैं, आप उसको चेंज कर रहे होते हो। ठीक है, तो आपका और यहाँ पे बेसिक फोकस होता है कि इन चेंजेस को लाने से आपकी कॉस्ट में कमी आ जाए, क्वालिटी इंप्रूव हो जाए, सर्विस ज़्यादा हो जाए। इसको हम कहते हैं री इंजीनियरिंग। री इंजीनियरिंग में जो बेसिक फोकस होता है वो डिसेंट्रलाइजेशन पे होता है। बेसिकली होता है इधर यहाँ पे इस तरह से है कि हमने री इंजीनियरिंग करनी है ना, तो एक लेट्स सपोज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में 5 लोग काम करते हैं, तो री इंजीनियरिंग होगी, इन 5 लोगों को कहीं और शिफ्ट कर दिया जाएगा, और आप देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन में बाकी जो लोग हैं उनमें से कौन से ऐसे जो प्रोडक्शन में काम कर सकते हैं, आप उनको वहाँ से लेके यहाँ पे आ जाते हो। ये री इंजीनियरिंग हो सकती है। ठीक है, या आप री इंजीनियरिंग में ये कर सकते हो कि जो प्रोडक्शन प्रोसेस है, आपने देखा जिस प्रोसेस को हम यूज़ करके प्रोडक्शन करते हैं ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम ज़्यादा लगता है तो कॉस्ट ज़्यादा आती है। इस प्रोडक्शन प्रोसेस को थोड़ा सा रीअरेंज किया जाए, इसको थोड़ा सा चेंज किया जाए, प्रोडक्शन प्रोसेस को ज़्यादा इफेक्टिव, ज़्यादा एफिशिएंट बना दिया जाए। ये क्या है? री इंजीनियरिंग है। हायरिंग के लिए हम पहले कोई एक प्रोसेस यूज़ करते थे, अब बिजनेस चाहती है उस प्रोसेस को चेंज कर दें। इंस्टेड ऑफ हायरिंग फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज, हम ये करें सिर्फ जो हमारी इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ हैं हम सिर्फ उनके रेफरेंस को यूज़ करके हायरिंग करें। ये री इंजीनियरिंग है। ठीक होती है बात। जो री इंजीनियरिंग के बेसिक एरियाज़ हैं या जो बेसिक कंसर्न्स हैं जिनकी वजह से री इंजीनियरिंग
काम करती है वो है डिसेंट्रलाइजेशन। ड्यूरिंग री इंजीनियरिंग कोई आपके पास सेंट्रलाइज फोकस नहीं होता। किस तरह से नहीं होता? देखो, री इंजीनियरिंग में क्या है कि यू आर शिफ्टिंग योर वर्क विद इन योर ऑर्गेनाइजेशन। तो इससे होता यह है कि ऑर्गेनाइजेशन में बास टाइम कुछ लोगों की अगर मोनोपोली क्रिएट होने लगे, वो लोग अपनी ऑर्गेनाइजेशन पे अपना होल्ड क्रिएट करने लगे, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं होती इन केस ऑफ री इंजीनियरिंग, क्योंकि कंटिन्यूसली देयर आर चेंजेस गोइंग ऑन इन द ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर होती है बात? तो फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन इस किस्म की री इंजीनियरिंग करती है कि ऑर्गेनाइजेशन की टॉप मैनेजमेंट ने देखा कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो स्टाफ है इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। ठीक है, तो जो किसी डिपार्टमेंट का मैनेजर चूज़ करना है तो वो ऑल्टरनेटिवली क्या करते हैं, एक दफ़ा फॉर लेट्स सपोज 2 ईयर्स एक ग्रुप का बंदा हायर कर लेते हैं एज डिपार्टमेंट मैनेजर, और 2 ईयर्स के बाद शिफ्ट आता है और दूसरे ग्रुप में से किसी बंदे को चूज़ करके मैनेजर की पोजीशन पे रख लिया जाता है। ठीक है, इससे ओवरऑल एफिशिएंसी और वर्क इफेक्टिवनेस ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि जिस ग्रुप का बंदा चूज़ किया होता है फॉर द मैनेजमेंट पोजीशन, वो लोग तो खामखा अच्छा काम करेंगे, क्योंकि दे हैव टू सपोर्ट देयर पर्सन जो उसको मैनेजर बनाया गया है। और जो दूसरा ग्रुप है वो भी इसलिए अच्छा काम करेगा क्योंकि आफ्टर 2 मंथ्स इस बंदे के बाद हमारा कोई बंदा आएगा इस पोजीशन पे, तो फिर अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर शो करने के लिए जो अदर ग्रुप होता है उसके लोग भी बिजनेस की फेवर में, ऑर्गेनाइजेशन की फेवर में काम कर रहे होते हैं। तो ऐसे डिसेंट्रलाइजेशन होती है, फिर रेसिप्रोकल इंटरडिपेंडेंसीज क्रिएट होती हैं ड्यू टू री इंजीनियरिंग, ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ वर्क। जब काम चेंज होता है, प्रोसेसेस चेंज होते हैं, जॉब्स चेंज होते हैं, रिवॉल्व होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इसकी वजह से इंटरडिपेंडेंसीज कम से कम होती हैं लोगों के दरमियान में, एक्टिविटीज़ के दरमियान में, एंड इंफॉर्मेशन शेयरिंग भी फैसिलिटेट होती है। जितने लोग एक पोजीशन पे काम करते हैं, दे शेयर देयर एक्सपीरियंस, दे शेयर देयर इंफॉर्मेशन विद द न्यू कमर्स, इससे इंफॉर्मेशन शेयरिंग भी थोड़ी सी फैसिलिटेट हो जाती है विद इन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसके अलावा ये होता है कि अब एक का बंदा है, वो पहले फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम कर रहा था, री इंजीनियरिंग की गई, उसको शिफ्ट कर दिया गया इनटू मार्केटिंग डिपार्टमेंट। अब जब वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में काम करेगा ना, तो उसको पता होगा कि मैंने जो भी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनानी है उसके लिए फाइनेंसेस को किस तरह से मैनेज किया जाता है, ही विल हैव दैट इन्फॉर्मेशन। क्लियर होती है बात? अच्छा जी, फोकस ऑफ इंजीनियरिंग इज चेंजिंग द वे वर्क इज डन थ्रू, देयरफॉर इट इन्वॉल्व्स tactical decision making, unlike restructuring which focuses on strategic decision. री इंजीनियरिंग का फोकस होता है ऑन टैक्टिकल, मतलब इम्प्लीमेंटेशन के साथ काम है ना, इट इन्वॉल्व चेंजिंग हाउ द वे वर्क इज डन। तो ये टैक्टिकल डिसीजन मेकिंग में आता है, रीस्ट्रक्चरिंग जो होता है वो स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग में आता है। फिर ई इंजीनियरिंग, ये एक न्यू टर्मिनोलॉजी अब यूज़ होने लगी है बिजनेसेस में फॉर इम्प्लीमेंटेशन पर्पस। E-engineering or electronic engineering simply means use of internet and electronic devices to improve the effectiveness or efficiency of your work. बेसिकली जो हम आजकल ई बिज़नेस का नाम सुन रहे हैं, ई कॉमर्स का नाम सुन रहे होते हैं, दिस इज़ बेसिकली ई इंजीनियरिंग। जब आप बिज़नेस को इस तरह से अपडेट करो जिसमें आपने इंटरनेट का यूज़ किया, इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटीज़ का यूज़ किया, फिर ये ई इंजीनियरिंग बन जाता है। तो जब बिज़नेस की मैनेजमेंट न्यू स्ट्रैटेजीज बनाती है तो समटाइम्स इट कैन फोकस ऑन ई इंजीनियरिंग एज वेल। ठीक है, ई इंजीनियरिंग का या यूज़ ऑफ इंटरनेट का फ़ायदा बिज़नेस को क्या होता है, बहुत सारे फ़ायदे में से कुछ बेनिफिट्स ये हैं कि इट एलिमिनेट जियोग्राफिक बैरियर्स। जियोग्राफिक बैरियर्स ख़त्म हो जाते हैं जब हम ई बिज़नेस की तरफ आते हैं, ई कॉमर्स की तरफ आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने एक ऑनलाइन बिज़नेस शुरू किया तो अब मेरे कस्टमर सिर्फ एक जियोग्राफिकल एरिया तक नहीं होंगे, वो जो भी जहाँ पे भी उस मेरे पेज को, वेबसाइट को एक्सेस कर सकता है, दैट पर्सन विल बी माई पोटेंशियल कस्टमर। ठीक है, जियोग्राफिक बैरियर्स कम हो गए। अब दुकान एक मैंने खोली है, शॉप खोली है सदर में, तो मेरा जो कस्टमर बेस होगा वो लिमिटेड टू दैट पर्टिकुलर एरिया होगा। लेकिन ई इंजीनियरिंग की वजह से अगर हम ई बिज़नेस, ई कॉमर्स में जा रहे हैं तो फिर जियोग्राफिक बैरियर्स ख़त्म हो जाते हैं। इट ऑल्सो इंक्रीज कंपटिशन। जब जियोग्राफिक बैरियर्स ख़त्म हुए, हमारे पास वेराइटी ऑफ कस्टमर्स आ गए, तो सिमिलरली इट हैज़ इंक्रीज्ड कंपटिशन। लेट्स सपोज मेरा बिज़नेस है, ऑनलाइन बिज़नेस है, मैं बुक्स सेल करती हूँ। ठीक है, तो मेरा जो कंपेटिटर होगा वो मेरी ही तरह का एक ऑनलाइन बुक सेलर भी होगा, और एक फ़िज़िकल, जितने भी फ़िज़िकल शॉपकीपर्स हैं
वो भी मेरे कंपटीशन में होंगे। लोकल कंपटीशन भी होगा और इंटरनेशनल कंपटीशन भी हो सकता है। तो ई कॉमर्स की वजह से, ई इंजीनियरिंग की वजह से कंपटीशन ज़्यादा हो जाता है। इट ऑल्सो समटाइम रिड्यूसेस नीड फॉर फिजिकल एसेट्स। जब हम ई कॉमर्स अप्लाई करते हैं, वी यूज़ इंटरनेट for running our business, sometimes it reduces need for physical assets। अब हमें physical assets, लेट्स सपोज मेरा ऑनलाइन बिजनेस है तो मुझे एक कोई बड़ी सी ऑफिस, मेरा बिल्डिंग नहीं होना चाहिए कि जहाँ पे मैं बैठ के बिज़नेस को रन कर रही हूँ। मैं ऑनलाइन बिज़नेस करती हूँ तो मैं अपने घर में एक कमरे में बैठ के भी, मुझे सिर्फ वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस चाहिए, मुझे लैपटॉप कंप्यूटर चाहिए, इंटरनेट फैसिलिटी चाहिए, कुछ प्रिंटर्स चाहिए। इनकी वजह से जो हमारी फ़िज़िकल एसेट्स की नीड होती है वो रिड्यूस हो जाती है एज़ कम्पेयर टू फ़िज़िकल बिजनेसेस, जहाँ पे हम एक दुकान खोलेंगे, शॉप खोलेंगे तो उसमें हमें शेल्फ्स भी चाहिए, डिस्प्ले आइटम्स भी चाहिए, एक्सेट्रा। ठीक होती है बात। अच्छा, इसके अलावा ये जो ई इंजीनियरिंग है इसकी वजह से हमें हर टाइम इन्वेंट्री को भी बहुत ज़्यादा मेंटेन नहीं करना पड़ता है। अगर मैं दुकान खोलती हूँ ना तो उस दुकान में तो मुझे 100 आइटम्स दिखाने के लिए रखने हैं क्योंकि मेरी दुकान में नज़र आनी चाहिए चीज़ें। लेकिन अगर मेरा ऑनलाइन बिजनेस है तो मेरा इन्वेंट्री मेरे पास फिजिकली मौजूद हो ज़रूरी नहीं है। मैं ऑर्डर रिसीव, कस्टमर से ऑर्डर रिसीव करने के बाद भी किसी वेंडर से डील करके वहाँ से प्रोडक्ट्स डायरेक्टली डिलीवर करा सकती हूँ टू द कस्टमर। तो मुझे कोई मेरे फिजिकल एसेट्स जो इन्वेंट्री थी वो भी रिड्यूस हो जाती है ड्यू टू ई इंजीनियरिंग। तो बिजनेस डिसाइड करता है जब इम्प्लीमेंटेशन करने लगता है तो वेदर इट नीड्स सम काइंड ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग, री इंजीनियरिंग या ई इंजीनियरिंग। ठीक होती है बात। अच्छा, जब हम स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करने लगते हैं तो मैनेजमेंट को देखना होता है कि समटाइम्स इट इज़ बेनिफिशियल टू लिंक योर परफॉर्मेंस एंड पे, एम्प्लॉई परफॉर्मेंस एंड पे टू स्ट्रैटेजीज। ठीक है ना। इट इज़ अ कॉमन थिंकिंग कि अगर एम्प्लॉयज़ या मैनेजर्स को उनकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग पेमेंट मिलती हो, पे किया जाता हो, इंसेंटिव दिए जाते हों, सैलरीज दी जाती हों, बोनसेस दिए जाते हों, तो इट इज़ गोइंग टू इंक्रीज देयर प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। ज़ाहिर बात है, एक ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉय काम करता है, उसको पता हो कि उसकी जो पे है इट डिपेंड्स ऑन हाउ ही वर्क्स, तो वो ज़ाहिर बात है अच्छा काम करेगा कि उसको अच्छी परफॉर्मेंस, अच्छी पेमेंट मिल जाए। ठीक है ना। तो समटाइम्स मैनेजमेंट हैज़ टू डिसाइड कि किस तरह से वो अपने एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को लिंक करेंगे स्ट्रैटेजीज़ के साथ। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉय एक नई स्ट्रैटेजी पे काम तब करेगा जब उसको उस स्ट्रैटेजी की इम्प्लीमेंटेशन से पर्सनल बेनिफिट भी मिले। अब सारे एम्प्लॉयज़ एक जैसे तो नहीं होते, हर एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन की बेनिफिट में तो नहीं सोचेगा। दे आर सर्टन एम्प्लॉयज़ जो कि कहीं पे काम कर रहे होते हैं, अपने फ़ायदे के लिए सोच रहे होते हैं। हमें यहाँ से सैलरी मिलती है, हमने अपना घर चलाना है, अपने एक्सपेंसेस को पूरा करना है। तो किस तरह से मैनेजमेंट अपने एम्प्लॉयज़ को ये चीज़ दिखाए कि आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग दिस स्ट्रैटेजी उन एम्प्लॉयज़ का भी बेनिफिट होगा। सिर्फ ओनर, बिजनेस के ओनर का बिजनेस का फ़ायदा नहीं है, एम्प्लॉयज़ का भी फ़ायदा है इस काम को करने में। तो इसलिए क्या किया जाता है, स्ट्रैटेजीज़ की इम्प्लीमेंटेशन के साथ लिंक किया जाता है उस एम्प्लॉय की पे को, उस एम्प्लॉय के बोनसेस को, इंसेंटिव्स को। Flexibility regarding compensation is needed to allow short-term shift in compensation that can stimulate efforts to achieve long-term objectives. अब बंदा कहे कि जी हमने अपने एम्प्लॉयज़ से काम करवाना है, उनको हम इंसेंटिव पे करें, बोनस पे करें, तो ये तो बिज़नेस पे एक्स्ट्रा खर्चा आ रहा है ना। लेकिन दीज आर शॉर्ट टर्म शिफ्ट्स इन कंपनसेशन कहलाएंगे, ये शॉर्ट टर्म लॉसेज हैं बिज़नेस के। लेकिन बात तो बिज़नेस की मैनेजमेंट को इसी तरह डिसाइड करना पड़ता है कि how can they use these short term losses to achieve their long term objectives। अब अगर आपको कुछ मंथ, आपने एक मंथ में अपने एम्प्लॉय को बोनस दे दिया, उस मंथ में तो लॉस हो गया, लेकिन क्या इस मंथ के लॉस की वजह से बाकी का साल एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस अच्छी रहती है? इसका मतलब है कि बिजनेस इज़ गोइंग फॉर अ शॉर्ट टर्म लॉस टू अचीव सम लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। इस मकसद के लिए बिज़नेस डिफरेंट टाइप्स की टेक्निक्स या डिफरेंट टाइप्स के मेथड्स यूज़ करता है। इसमें एक हो सकता है डुअल बोनस सिस्टम। डुअल बोनस सिस्टम जो है नॉर्मली यूज़ होता है मैनेजमेंट के लिए। इसमें होता है कि जितने भी मैनेजर्स हैं उनकी जो सैलरी, उनकी जो बोनसेस वगैरह फिक्स किए जाते हैं वो किए जाते हैं ऑन डुअल बेसिस। डुअल बेसिस का मतलब है लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स की बेसिस पे। ठीक है, कि जो एम्प्लॉय की जो मैनेजमेंट का काम था
मैनेजमेंट ने कितने शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स अचीव किए हैं, कितने लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव अचीव किए हैं, उस बेसिस पे उसका साल का पूरा बोनस डिसाइड किया जाता है। इस किस्म के बोनस को हम कहते हैं डुअल बोनस सिस्टम। फिर आता है परफॉर्मेंस शेयरिंग कैश रिवॉर्ड। वास्ट टाइम ऐसा होता है कि कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो कि अपने एम्प्लॉयज़ को बोनस देती हैं बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस, बेस्ड ऑन देयर रिटर्न ऑन इक्विटी, कि कंपनी के एम्प्लॉयज़ ने काम करके कितना रिटर्न ऑन इक्विटी क्रिएट किया है। ठीक है, अगर एक स्टैंडर्ड तक रिटर्न ऑन इक्विटी क्रिएट किया होता है तो फिर उस परफॉर्मेंस की बेसिस पे उन एम्प्लॉयज़ को कुछ कैश रिवॉर्ड मिल जाता है। ठीक है, जैसा लेट्स सपोज एक कंपनी है, वो कहती है इफ इट इज़ गोइंग टू अचीव लेट्स सपोज 16% रिटर्न ऑन इक्विटी इन अ ईयर, तो फिर उस साल जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको परफॉर्मेंस शेयरिंग कैश रिवॉर्ड दिया जाएगा। उनको 4% ऑफ पे एक साल के आखिर में पे कर दी जाएगी। ठीक है, अब पूरा साल एम्प्लॉयज़ क्या करेंगे, वो बेहतर काम करने की कोशिश करेंगे ताकि ड्यूरिंग द ईयर उनका जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो 16% हो जाए। साल के आखिर में अगर ये ऑब्जेक्टिव अचीव होता है तो इन एम्प्लॉयज़ को एक मंथ में एक एक्स्ट्रा रिवॉर्ड, एक्स्ट्रा बोनस मिल जाएगा इन फॉर्म ऑफ एक्स्ट्रा कैश। ठीक होती है बात। तो इससे भी एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस बेहतर होती है। दे ट्राई टू वर्क ऑन स्ट्रैटेजीज विद मोर एफिशिएंटली। फिर आता है परफॉर्मेंस बेस्ड रिवॉर्ड सिस्टम। बाज़ बिजनेसेस जो हैं वो यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ सीनियरिटी बेस्ड रिवॉर्ड सिस्टम, वो यूज़ करते हैं परफॉर्मेंस बेस्ड रिवॉर्ड सिस्टम। जैसे प्रमोशंस वगैरह होती हैं तो प्रमोशन सीनियरिटी की बेसिस के बजाय रिवॉर्ड सिस्टम परफॉर्मेंस के ऊपर की जाती है कि जो एम्प्लॉय अच्छा परफॉर्मेंस करेगा उसको प्रमोशन मिलेगी, चाहे वो 10 साल से काम करता है, डजेंट मैटर। ऑल्दो कि ये वाला जो रिवॉर्ड सिस्टम है ये कम ज़रा बिजनेसेस यूज़ करती हैं, क्योंकि इनका इस रिवॉर्ड सिस्टम को यूज़ करने का नेगेटिव इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है, जहाँ पे बिज़नेस में सीनियर एम्प्लॉयज़ बहुत ज़्यादा हों। एक नई कंपनी होती है जो अभी रिसेंटली बनी होती है, उसके लिए बेहतर होता है कि वो परफॉर्मेंस बेस्ड रिवॉर्ड सिस्टम यूज़ करे। ऐसी कंपनीज जो कि सालों से चलती आ रही हैं, जिनके पास बहुत ज़्यादा सीनियर स्टाफ मौजूद होता है, उनके लिए परफॉर्मेंस बेस्ड रिवॉर्ड सिस्टम इज़ नॉट अ गुड वे ऑफ assessing the performance based on their assessing pays और salaries based on their performance एक अच्छा सिस्टम नहीं होता। ठीक है, फिर उसके अलावा प्रॉफिट शेयरिंग यूज़ हो सकती है। अगर बिजनेस चाहे कि एक्स्ट्रा इंसेंटिव्स किस तरह से पे करता है अपने एम्प्लॉयज़ को उनकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए, तो प्रॉफिट शेयरिंग में होता यह है कि बिज़नेस पहले से डिक्लेयर करता है कि जितना प्रॉफिट होगा उसका इतना % हिस्सा एम्प्लॉयज़ में एज बोनस शेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो फिर एम्प्लॉयज़ की कोशिश होती है उस बोनस को लेने के लिए, उस बोनस का सोच के एम्प्लॉयज़ अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं ताकि बिज़नेस का प्रॉफिट ज़्यादा हो। बिज़नेस का प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो उनको ज़्यादा बोनस मिलने के चांसेस हैं। फिर आता है गेन शेयरिंग। गेन शेयरिंग में एम्प्लॉयज़ किसी डिपार्टमेंट वगैरह के एम्प्लॉयज़ कुछ टारगेट सेट किए जाते हैं। ठीक है ना, कि अगर उस डिपार्टमेंट ने अपना टारगेट अचीव कर लिया तो उनको कुछ एक्स्ट्रा बोनस वगैरह दिया जाएगा। ये गेन शेयरिंग का तरीका है। अब बिज़नेस की मैनेजमेंट जब स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करने लगती है तो जाहिर बात है स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट किसने करनी है, डिफरेंट एम्प्लॉयज़ ने करनी है। तो इन एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए, उनकी इन्वॉल्वमेंट को ज़्यादा करने के लिए बिज़नेस की मैनेजमेंट ने डिसाइड करना होता है कि हमने कौन सी किस्म का रिवॉर्ड सिस्टम यूज़ करना है, कौन सी किस्म का पे सिस्टम यूज़ करना है ताकि एम्प्लॉयज़ स्ट्रैटेजी को प्रॉपर तरीके से, इफ़ेक्टिव तरीके से इम्प्लीमेंट करें। देन द मैनेजमेंट नीड्स टू क्रिएट अ स्ट्रैटेजी सपोर्टिव कल्चर। ऐसा कल्चर क्रिएट करना ज़रूरी होता है जिसकी वजह से जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपनी स्ट्रैटेजी को प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट कर सके। अब कल्चर क्या होता है? कल्चर इज़ बेसिकली इज़ द वे हाउ वर्क इज़ बीइंग डन इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ये बेसिकली वो फॉर्मल स्टेटमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल फिलॉसफी होती हैं जिनकी बेसिस पे
ये बेसिकली वो फ़िलासफ़ी है जिसकी बेसिस के ऊपर एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा होता है। ऑर्गेनाइजेशन में क्या नॉर्म्स यूज़ किए जाते हैं, किस तरीके से काम होता है, इन्वायरमेंट कैसी है, फ्रेंडली इन्वायरमेंट है, मैनेजमेंट किस तरह से अपने एम्प्लॉयज़ के साथ डील करती है, एम्प्लॉयज़ किस तरह से कोई मसला होता है, कोई प्रॉब्लम होता है तो वो किस तरह से टॉप मैनेजमेंट के साथ शेयर करते हैं, लंच ब्रेक होती है कि नहीं होती है, ड्रेस कोड कैसा है, ये तमाम चीज़ें मिलके क्या बनाती हैं, ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर बनाती हैं। अगर ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट चाहे कि उसका कल्चर जो है वो इन लाइन विद द न्यू स्ट्रैटेजी हो जाए तो इट हैज़ टू फोकस ऑन फॉलोइंग एलिमेंट्स। उसमें से पहला एलिमेंट क्या है कि management needs to write formal statement of organizational philosophy, charters, creed, materials and so on। ठीक है, अगर ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट चाहती है कि हमने कोई नई स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करनी है और ये स्ट्रैटेजी ये स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन के लिए कल्चर इसको सपोर्ट करे तो फिर इट इज़ वेरी वाइटल टू राइट स्टेटमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल फ़िलासफ़ीज़। ऐसी स्टेटमेंट्स लिखी जाएँ जो कि डिफ़ाइन करती हों ऑर्गेनाइजेशन की फ़िलासफ़ी को, चार्टर्स को, अगर प्रोडक्शन करनी है किस किस्म का मटेरियल चाहिए। अगर राइटिंग में आपके पास चीज़ें होंगी तो दे विल बी ईजी टू इम्प्लीमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन। फिर डिज़ाइनिंग ऑफ फिज़िकल स्पेसेस। अगर आप चाहते हो कि आपकी जो कल्चर जो आपका जो कल्चर है वो सपोर्ट करे आपकी न्यू स्ट्रैटेजी को, देन यू नीड टू डिज़ाइन फिज़िकल स्पेसेस, फैसेट्स एंड बिल्डिंग्स। ठीक है, आपने नई स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंट करनी है तो आपको कुछ फिज़िकल चेंजेस लानी पड़ेंगी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब एम्प्लॉयज़ को नज़र आए। जब वो कोई चेंज देखते हैं उनके सामने उनको नज़र आती है फिर दे आर मोर ईजी टू अडॉप्ट दैट change due to implementation of a new strategy। मतलब अगर आप कहते हो कि जी हमने एक नई प्रोडक्शन स्टार्ट करनी है, नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, तो आपने कोई ऑफिस किया है, अलोकेट कर दिया, कोई बना दिया जहाँ पे उस नए प्रोडक्ट के ऊपर काम हो, नई बिल्डिंग, नई फैक्ट्री लगा दी है, नया ऑफिस क्रिएट किया है, थोड़ा सा टू गिव एन इम्प्रेशन टू द एम्प्लॉयज़ के the change is going to be implemented in how we work from now on। अच्छा, थर्ड इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो कि ज़रूरी होता है कल्चर स्ट्रैटेजी के दरमियान लिंक बनाने के लिए, दैट इज़ डेलिबरेट रोल मॉडलिंग, टीचिंग एंड कोचिंग। जो टॉप मैनेजमेंट होती है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि बिफोर इम्प्लीमेंटिंग एनी स्ट्रैटेजी वो अपने एम्प्लॉयज़ को कोच करें, उनको बताएं, उनको सिखाएं कि हम जो नई स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंट करें उसमें अब काम कैसे होगा। ठीक है, इन्फॉर्म करना लोगों को, उनको कोचिंग प्रोवाइड करना, उनको समझाना, उनको सिखाना, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर इम्प्लीमेंटिंग न्यू स्ट्रैटेजीज़। फिर फोर्थ है एक्सप्लिसिट रिवॉर्ड एंड स्टेटस सिस्टम एंड प्रमोशन क्राइटेरिया। अगर आप चाहते हो कि आपका कल्चर सपोर्ट करे आपकी नई स्ट्रैटेजी को, देन यू शुड डिज़ाइन एन एक्सप्लिसिट रिवॉर्ड एंड रिटर्न सिस्टम एंड स्टेटस सिस्टम। मतलब कि आप जब एम्प्लॉयज़ को कहते हो कि जी अब हम नई स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करेंगे, नई स्ट्रैटेजी मीन्स लेट सपोज हम एक नया आउटलेट ओपन कर रहे हैं तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, तो प्रोडक्शन वालों को किस तरह आप फोर्स करोगे कि वो अब ज़्यादा ओवर टाइम लगाएं। आप उनको किसी रिवॉर्ड, किसी कंपनसेशन के थ्रू इस चीज़ के लिए आमादा करोगे, इस चीज़ के ऊपर लेके आओगे कि वो प्रोडक्शन ज़्यादा करें, एक्स्ट्रा टाइम लगाएं। इसीलिए होता है जब एक्स्ट्रा टाइम कोई वर्कर ऑर्गेनाइजेशन को देता है तो उसको आप क्या कहते हो, आपको हम बोनस एक्स्ट्रा से पे करेंगे, उस एक्स्ट्रा टाइम के लिए अलग से पैसे पे करेंगे। इसलिए ज़रूरी होता है कि द मैनेजमेंट शुड डिज़ाइन सम रिवॉर्ड एंड स्टेटस सिस्टम जो कि हेल्प करे इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्ट्रैटेजी। एंड लास्टली it is important to tell stories, legends, myths and parables about key people and events। और बास टाइम अगर आप चाह रहे हो तो कि आपका कल्चर सपोर्ट करे आपकी नई स्ट्रैटेजी को, तो जब आप बैठ के अपने एम्प्लॉयज़ के साथ वो इन्फॉर्मेशन शेयर करते हो ना,
ठीक है। तो उससे उन एम्प्लॉयज़ को अपने साथ ऑन पेज लाने के लिए समटाइम इट्स बेटर कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड स्टोरीज, लेजेंड्स और मिथ्स वगैरह को शेयर करो। इससे जो होता है एम्प्लॉयज़ थोड़ा सा मोटिवेटेड होते हैं, थोड़ा सा लाइक इमोशनली अटैच्ड फील करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के साथ, फिर वो विलिंगली किसी चेंज को, नई स्ट्रैटेजी को फॉलो करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपकी ऑर्गेनाइजेशन है और आपने स्ट्रैटेजी बनाई है दैट्स सपोज टू मर्ज विद अनदर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो आप जिस ऑर्गेनाइजेशन के जब मर्ज, ये तो टॉप मैनेजमेंट का डिसीजन होता है ना, लेकिन एम्प्लॉयज़ ने भी तो, उनके ऊपर भी तो इफेक्ट आएगा। अब जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय है वो किसी और ऑर्गेनाइजेशन, किसी और बिजनेस के साथ मिलकर काम करेगा, ठीक है। तो अगर कोई एम्प्लॉय ऐसा है जो कि 10-20 साल से आपके साथ है, तो ही माइट फाइंड इट ऑफेंसिव कि जी पहले मेरा जो ओनर था, अब ऑर्गेनाइजेशन की टॉप मैनेजमेंट ने डिसाइड करके इन दो बिजनेसेस को मर्ज कर दिया है, तो मैं तो लाइक आई एम नॉट विलिंग टू वर्क अंडर सम अदर मैनेजमेंट, ठीक है। ऐसा बात नहीं होता है ना। तो इस किस्म की सिचुएशन से बचने के लिए ज़रूरी होता है कि जब मैनेजमेंट अपने एम्प्लॉयज़ के साथ शेयर करे कि हम इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन मर्ज कर रहे हैं, तो समटाइम्स इट विल बी अ बेटर पॉलिसी के बैठ के पहले कुछ ऐसी स्टोरीज़, ऐसे लेजेंड्स, ऐसे मिथ्स को आप डिस्कस करें, कुछ ऐसी बातें शेयर करें जिससे थोड़ा सा एम्प्लॉय जो है वो सेल्फ मोटिवेटेड हो, थोड़ा सा इस चेंज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो जाए। यहाँ तक बात समझ में आती है? अच्छा जी, इसके अलावा व्हाट लीडर्स, अच्छा जी, इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि आपकी जो आपका कल्चर है वो स्ट्रैटेजी को सपोर्ट करे, देन यू शुड शेयर विद योर एम्प्लॉयज़, विद द ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट लीडर्स पे अटेंशन टू, व्हाट लीडर्स मेजर एंड हाउ दे कंट्रोल, ठीक है। लीडर्स के लिए किन चीज़ों पे फोकस होना चाहिए, वो उनको किस तरह से मॉनिटर करते हैं, किस तरह कंट्रोल करते हैं, ये चीज़ों पे फोकस होना चाहिए। फिर लीडर्स रिएक्शन टू क्रिटिकल इंसिडेंट्स एंड क्राइसिस, आप अपने एम्प्लॉयज़ के साथ शेयर करें कि किस तरह से लीडर्स जो हैं वो क्रिटिकल इंसिडेंट्स एंड क्राइसिस को रिएक्ट करते हैं, किस तरह से उनका रिएक्शन होता है, वो किस तरह से उन चीज़ों को हैंडल करते हैं, just to motivate your employees to accept change which is going to be implemented due to new strategy. अच्छा, फिर उनके साथ शेयर करो कि हाउ ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन एंड हाउ ऑर्गेनाइजेशन इज़ डिज़ाइन एंड स्ट्रक्चर्ड, आप अपने एम्प्लॉयज़ को बताएं, शेयर करें कि किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन का डिज़ाइन और स्ट्रक्चर बनाया गया है, व्हाट आर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम्स एंड प्रोसीजर्स। इनको देख के आप डिसाइड करते हो कि आपकी स्ट्रैटेजी इज़ इन लाइन विद योर कल्चर और नॉट। फिर you have to redefine sometimes criteria for recruitment, selection, promotion, leveling off, retirement, etc. तो अगर आप चाहते हो कि आपने जो स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंट करनी है कल्चर उसको सपोर्ट करता हो, तो देन यू शुड फोकस ऑन योर क्राइटेरियाज ऑफ ऑल दीज HR एक्टिविटीज़, क्योंकि ये HR एक्टिविटीज़ लिंक करती हैं डायरेक्टली विद द एम्प्लॉय ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपकी जो स्ट्रैटेजी है वो इन एरियाज़ को अफेक्ट करती होगी, देन योर कल्चर शुड बी डिज़ाइन इन अ वे जहाँ पे आपने एम्प्लॉयज़ को फ्रॉम द वेरी स्टार्ट इस चीज़ को तैयार किया हो कि बास टाइम आपकी जो रिक्रूटमेंट क्राइटेरिया है, सिलेक्शन क्राइटेरिया है, प्रमोशंस हैं, वो चेंज हो सकती है। इसकी मैं एग्जांपल देती हूँ। लेट्स सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन है और वो सीनियरिटी बेसिस पे प्रमोशंस करती आ रही है, ठीक है। कंपनी की मैनेजमेंट कहती है कि जी हम नई स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंट करते हैं, हम सीनियरिटी बेस्ड प्रमोशन के बजाय परफॉर्मेंस बेस्ड प्रमोशंस करते हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रैटेजी की इम्प्लीमेंटेशन उस वक्त तक पॉसिबल है अगर आपका कल्चर इस चीज़ को सपोर्ट करता हो। अगर ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर इस किस्म का है कि जहाँ पे बहुत पुराने एम्प्लॉयज़ मौजूद हैं, मेजॉरिटी ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं वो सीनियर एम्प्लॉयज़ हैं जो कि पिछले 10-15 साल से ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं, तो इस ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर क्या होगा? कल्चर इस टाइम पे ऐसा क्रिएट होगा कि वो ये जो एम्प्लॉयज़ हैं दे आर गोइंग टू रेजिस्ट दिस स्ट्रैटेजी, वो स्ट्रैटेजी को सपोर्ट नहीं करेंगे।
क्यों? क्योंकि जिन लोगों ने अपने 10-20 साल ऑर्गेनाइजेशन के लिए दिए हैं, तो किसी वजह से उनकी परफॉर्मेंस और ऐसा हो कि जी कोई नया बंदा हायर कर लें जिसकी जो बड़ा हाईली क्वालिफाइड है, बाहर से पढ़ के आया हुआ है, तो जाहिर बात है उसकी परफॉर्मेंस बेहतर होगी। जब उसकी परफॉर्मेंस बेहतर होगी तो उसको प्रमोशन मिल जाए, और जो बंदा 10-20 साल से यहाँ पे काम कर रहा है एम्प्लॉई, उसको प्रमोशन ना मिले तो क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करेगा। ठीक होती है बात। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जिनको देखना चाहिए होता है, जिनको मैनेजमेंट को अपने सामने रखना होता है व्हेन स्ट्रैटेजी, जब वो डिसाइड करते हैं हाउ दे आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट अ सर्टन स्ट्रैटेजी। ठीक है, तो ऐसा कल्चर डिज़ाइन करने पहले, स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करने से पहले, ताकि इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पे मैनेजमेंट को कोई मसला ना हो। यहाँ तक बात समझ में आती है? नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।